हेलो डॉक्टर्स। तो हम ब्लड फिजियोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उन सवालों के जवाब दे दिए जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एरिथ्रोपोइसिस। तो होता क्या है एरिथ्रोपोइसिस वो समझिएगा। हमारी बॉडी में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन और इनका मैच्योरेशन इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन और उनके मैच्योरेशन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की ऑरिजिन होना, उसका डेवलपमेंट होना और फिर उनका मैच्योर हो जाना, यही क्या कहलाएगा, एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। ठीक है, आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, अच्छा एरिथ्रोपोइसिस समझ में आ गया। तो हेमेटोपोइसिस क्या होता है? हेमेटोपोइसिस की जब हम बात करते हैं तो वहां हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल, सारी ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो और चाहे वो प्लेटलेट हो। ठीक है, जब हम सारे ऑल ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम उसको हेमेटोपोइसिस कहेंगे, और जब हम इंडिविजुअली आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम उसको एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस कहां कहां होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, और बिगिनिंग का मतलब होता है कि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, जब एक बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है मदर के यूट्रस में। आप जानते हैं कि ह्यूमंस में जो फीटल लाइफ होती है, या आप जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, वो टाइम जिसमें बेबी अपने मदर के यूट्रस में रहता है और वहीं उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का होता है। किसमें? ह्यूमंस में कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। तो जो फीटल लाइफ है 9 मंथ की, जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसको जनरली हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। यहाँ एक स्टेज होती है मीजोब्लास्टिक स्टेज, एक होती है हेपेटिक स्टेज और एक होती है माइलॉइड स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज में हमने डिवाइड कर दिया है आरबीसी का फॉर्मेशन फीटल लाइफ में। मीजोब्लास्टिक जो स्टेज होती है वो फर्स्ट 2 मंथ के दौरान की बात करते हैं। इसमें पहले 2 मंथ में, फर्स्ट 2 मंथ में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सैक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यॉर्क सैक के द्वारा। अभी यॉर्क सैक क्या होता है? ये यॉर्क सैक एक तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। आपने एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का नाम सुना होगा, जैसे आपने एक नाम सुना होगा एमनियन, एक नाम सुना होगा आपने कोरियन, एक नाम आपने सुना होगा एलेंटॉइस, ठीक है, और एक आपने सुना होगा यॉर्क सैक। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बेबी को सराउंड करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बचा के रखती हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो बेबी को कवर करके रखती हैं। उसी में से एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नाम है यॉर्क सैक, और इस यॉर्क सैक में होती है मेसेनकाइमल सेल्स, और ये मेसेनकाइमल सेल्स ही क्या करती हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के पहले 2 महीने में आरबीसी का फॉर्मेशन यॉर्क सैक की मेसेनकाइमल सेल्स बोलती हैं, करती हैं, और इस स्टेज को हम मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो होती है हेपेटिक स्टेज। अब देखो, जब मैंने आपको एक लेक्चर इसमें पढ़ाया हुआ है ब्लड फिजियोलॉजी वाली यूनिट में, हेमेटोपोइसिस, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जब हमने हेमेटोपोइसिस आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको वहां समझाया होगा कि जो यॉर्क सैक होता है, ठीक है, इसमें 3rd वीक से आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। 3rd वीक से ही आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और अप टू 2 मंथ आरबीसी का फॉर्मेशन चलता है। और 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ, जैसे ही 3rd मंथ स्टार्ट होता है, तो यॉर्क सैक से जो स्टेम सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही थी, यॉर्क सैक में जो सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही थी, वो कहां ट्रांसफर हो जाती हैं? लिवर में ट्रांसफर हो जाती हैं, स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाती हैं, और लिम्फ नोड में ट्रांसफर हो जाती हैं। हमने क्या बताया? जैसे ही 3rd मंथ का स्टार्ट होता है तो स्टेम सेल्स जो यॉर्क सैक में आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही थी, या मेसेनकाइमल सेल्स बोल दीजिए, वो कहां ट्रांसफर हो जाती हैं? लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में ट्रांसफर हो जाती हैं, और वहां पे जाके क्या करती हैं? हेमेटोपोइसिस करती हैं। अब मेनली यहाँ पे लिवर में हेमेटोपोइसिस होता है या एरिथ्रोपोइसिस होता है, इसलिए हम इस स्टेज को बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। क्या बोलते हैं? हेपेटिक स्टेज। ठीक है, तो हमने क्या समझाया आपको कि जो आपका 3rd मंथ होगा, 3rd मंथ के ड्यूरेशन में आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करेगा? लिवर करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ ये किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है? बाय लिवर, स्प्लीन एंड
लिम्फ नोड के द्वारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड मंथ तक तो लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में होता रहा। अब जैसे ही फोर्थ मंथ आएगा तो फोर्थ मंथ में फिर दोबारा से ट्रांसफर होता है। फोर्थ मंथ में अब ये सारी जो सेल्स थी वो स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड से अब कहां ट्रांसफर होती हैं, बोन मैरो में ट्रांसफर होती है। कहां ट्रांसफर होती है, बोन मैरो में ट्रांसफर होती है, और बोन मैरो अब इनका परमानेंट रेसिडेंट हो जाता है। बोन मैरो से अभी कहीं और ट्रांसफर नहीं होंगी, बोन मैरो में ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब बोन मैरो में क्या होता है, इराथ्रोपाइसिस होता है या हेमेटोपाइसिस होता है। तो हमने क्या बताया, आफ्टर फोर्थ मंथ डिलीवरी के जब बेबी का बर्थ स्टार्ट होता है उसके फोर्थ मंथ के बाद, फोर्थ मंथ से लेकर डिलीवरी तक अब ये कहां रहेंगी, सिर्फ दो जगह में रहेंगी, एक तो लिवर में रहेंगी और बोन मैरो में रहेंगी, और लिवर और बोन मैरो ही इराथ्रोपाइसिस या फिर हेमेटोपाइसिस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई डिलीवरी तक की बात। पहले 2 मंथ मेसोब्लास्टिक स्टेज बाय यॉर्क सैक, इन थर्ड मंथ ऑनवर्ड हेपेटिक स्टेज बाय लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, और फोर्थ मंथ के आफ्टर वर्ड अप टू डिलीवरी माइलॉइड स्टेज, और यहां फॉर्मेशन कौन करेगा, लिवर एंड बोन मैरो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। बच्चे का बर्थ हो गया, बेबी पैदा हो गया, पैदा होने के बाद अब उसको क्या बोलेंगे, न्यूबॉर्न बेबी। पहले वो न्यूबॉर्न बेबी होगा, फिर थोड़ा चिल्ड्रन, थोड़ा सा बड़ा होगा, प्यूबर्टी में पहुंचेगा, फिर क्या आ जाएगी, एडल्ट स्टेज आएगी। तो बेबी का जब बर्थ हो जाता है और उससे लेकर एडल्ट स्टेज तक अगर आप बात करें तो उस ड्यूरेशन में सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो ही क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है या फिर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इराथ्रोपाइसिस की बात करें आप, इराथ्रोपाइसिस की बात करें किसमें, न्यूबॉर्न बेबी में, किसी चाइल्ड में या फिर किसी एडल्ट में, तो वहां जो इराथ्रोपाइसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, सिर्फ कहां होता है, रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो कहां पाया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कहां पाया जाएगा, बोन्स में पाया जाएगा। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है, जब बेबी अप टू जो भी बेबी होता है वो जब तक 20 साल का होता है तो 20 साल तक तो उसकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं, सारी बोन्स आरबीसी का प्रोडक्शन करती हैं, ऑल बोन्स। ठीक है, तो अप टू 20 ईयर की एज तक तो सारी की सारी जो बोन्स होते हैं, बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं, सब आरबीसी का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन 20 साल बाद की उम्र में, 20 ईयर्स के आफ्टर अगर आप देखो तो पूरी बॉडी की बोन्स आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स और लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं इनके सिर्फ एंड वाले पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, लॉन्ग बोन्स के जो एंड वाले पार्ट होते हैं वही क्या करते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स का क्या मतलब होता है, मेम्ब्रेनस बोन्स का मतलब होता है बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन मतलब जो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी इसका मतलब आपके स्कल की बोन्स, आपके आपकी रिब्स वगैरह और आपके वर्टिब्रा वगैरह, ठीक है, सैक्रम, ठीक है, वगैरह। और यहाँ पे एक और बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, तो ये जो एक्सिस में लाई करेंगी, इस एक्सिस में जो लाई करेंगी बोन्स, वही बोन्स जो होती हैं वो आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। और जो एंड्स होते हैं बड़ी बड़ी बोन्स के, लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं, प्रोक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड, वो क्या करते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। बाकी की बोन्स आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि बाकी की जो बोन्स होती हैं उनका जो रेड बोन मैरो होता है, जो एक्टिव नेचर का होता है, वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, और येलो बोन मैरो इनएक्टिव होता है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करता। बाकी की बोन्स में रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, फैट के डिपोजिशन की वजह से। किसकी वजह से, फैट के डिपोजिशन की वजह से। तो यहां हमने क्या बताया कि अप टू बर्थ तक तो लिवर, और जब बेबी का जस्ट पैदा हुआ था तब तक तो लिवर और बोन मैरो कर रहे थे। पैदा होने के जस्ट बाद से लेकर एडल्ट तक सिर्फ कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो करेगा। ठीक है, कहां कौन करेगा, बोन्स करेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जितना भी बोन मैरो है, उसका 75% जो बोन मैरो का हिस्सा होता है वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करता है, जबकि सिर्फ 25% हिस्सा जो होता है बोन मैरो का वो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो आरबीसी का जो काउंट होता है वो डब्ल्यूबीसी के काउंट से बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आरबीसी का जो काउंट है वो ज्यादा दिखता है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम होता है। डब्ल्यूबीसी जल्दी जल्दी मरती रहती है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो 70% ऑफ हिस्सा जो हमारा बोन मैरो का होता है वो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कम होता है, वो जल्दी जल्दी डेथ होती रहती है, तो उनका बनाना जल्दी बनाना भी उनका जरूरी है। 25% ऑफ हिस्सा जो होता है बोन मैरो का वो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है, 120 डेज का होता है, 120 डेज का।
ठीक है। जबकि WBC की बात करो तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ये WBC का लाइफ स्पेन होता है। तो बहुत अंतर है, इसलिए RBC बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहती है और इनका काउंट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो RBC और WBC का रेशियो जो होता है वो 500:1 होता है, यानी एक WBC पे कितनी RBC होती है, 500 RBC, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इरेथ्रोपोइसिस के प्रोसेस की, कि बोन मैरो के अंदर, किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर ये इरेथ्रोपोइसिस होता कैसे है। तो बोन मैरो के अंदर इरेथ्रोपोइसिस कैसे होता है, ये मैंने जब हेमेटोपोइसिस वाला लेक्चर जब आपको पढ़ाया था उसमें मैंने कुछ बातें आपको डिटेल में बताई थी। जैसे कि हमारे बोन मैरो में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या होती हैं, ये वो सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि ये हमारी बॉडी की किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं तो ये दो मेन ग्रुप्स बनाती हैं सेल्स के। जब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड करती हैं तो ये दो ग्रुप बनाती हैं सेल्स के, एक को हम बोलते हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरे को हम बोलते हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल। ठीक है, कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल जो होती हैं वो तो प्रोडक्शन करती हैं लिम्फोसाइट्स का, और जो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं ऑल ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल जो होंगी वो सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। अब इसका मतलब ये है कि आरबीसी का फॉर्मेशन भी कौन करेगा, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। अब कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके बनाती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। क्या बनाती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जो होती हैं ये फर्दर डिवीजन करती हैं और तीन सब ग्रुप्स बनाती हैं, तीन डिवीजन बनाती हैं, डिवाइड होकर तीन ग्रुप्स बनाती हैं। एक ग्रुप का नाम होता है कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट, एक का नाम होता है कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, और एक ग्रुप का नाम होता है कॉलोनी फॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट्स। हमने आपको क्या बताया कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगी, वो डिवाइड करेंगी तो दो ग्रुप बनेंगे, कॉमन लिम्फोइड और कॉमन माइलॉइड। कॉमन लिम्फोइड क्या बनाएंगी, लिम्फोसाइट्स। कॉमन माइलॉइड क्या बनाएंगी, ऑल ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब क्या है कि सारी ब्लड सेल्स यही बना रही है लिम्फोसाइट्स को छोड़ के, तो आरबीसी का फॉर्मेशन भी यही करेंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगी, तो कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होती हैं ये पहले कन्वर्ट होती हैं कॉमन कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट में, और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जब डिवाइड करती हैं तो ये तीन ग्रुप बनाती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट एंड कॉलोनी फॉर्मिंग मेगाकैरियोसाइट। अब यहां आपको दिख गया होगा कि कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट है, इसका मतलब ये क्या बनाएगी, ये आरबीसी बनाएगी। अब जब ये आरबीसी बनाती हैं तो आरबीसी बनाने से पहले ये बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेज के थ्रू गुजरती हैं। किसके थ्रू गुजरती हैं, बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू गुजरती हैं, जैसे कि प्रोइरेथ्रोसाइट्स, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, देन आफ्टर ये किसमें कन्वर्ट होती हैं, मैच्योर आरबीसी में। तो ये इतनी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनने तक। ये जो स्टेजेस हैं यही इस टॉपिक में हमको बेसिकली डिटेल में पढ़नी है। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है इन्हीं को हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यही हमारा इरेथ्रोपोइसिस का मेन टॉपिक है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।